वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर वकास उज़ैर। आज हम अपने एमडी कैट के इस पहले टॉपिक को जुनून एमडी कैट के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, जो कि होम्योस्टेसिस के चैप्टर में से है। और इस टॉपिक करने से पहले पहली चीज़ बेटा, दो चीज़ें किसी भी स्टूडेंट की कामयाबी के लिए ज़रूरी होती हैं। एक उसके टीचर, उसके मेंटर की कमिटमेंट, और दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं ज़रूरी समझता हूँ, एक स्टूडेंट की अपने साथ कमिटमेंट। अगर आप अपने साथ ही अल्टीमेटली सिंसियर नहीं हैं, तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग विद 100% एक्यूरेसी। तो मेरी सबसे प्राइम रिक्वेस्ट आप लोगों से ये होगी कि वी आर कमिटेड, और हम ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, और आप लोगों के मुस्तकबिल से बढ़कर हमारे लिए लिटरली कोई चीज़ नहीं। बट उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारी हर एफर्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है अगर आप लोग बड़े कीनली इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करें कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए जिस भी हद तक आपको जाना पड़े, आप मेहनत करें। अब स्टूडेंट, हम अगर बात करें इस पहले टॉपिक की, तो ये स्टार्ट होता है, हमारे पास बहुत से अच्छे और अहम एमसीक्यूज आते हैं, नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड द बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में हम नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को देखेंगे, और इन द सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। और बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम में आप सब लोग ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम का मतलब है वी आर गोइंग टू डील विद द कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो खैर बेटा, अब हम अपनी पहली ऑन गोइंग की तरफ जाते हैं। बहुत आसान सी ये चीज़ें हैं, और इस पहली ऑन गोइंग में बेटा हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की। अब हमारी सिंध की, पीटीबी की, बलूचिस्तान की सारी बातें अगर हम देखें, तो उन जगहों पर ये कॉमन टॉपिक है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। अब इसमें जी हमारा सबसे पहला जो इसमें कंसर्न है, वो नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में ये है कि हमारे पास पहली जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है बेटा, वो हमारे पास अमोनिया आती है। और हर वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रिलीज करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे सारे बोर्ड्स की किताबों में फॉलो होती हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी, जो अक्सर हमारी किताबों में चीज़ मेंशन होती है, वो ये है कि बहुत अहम एक एमसीक्यू आता कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमोनियोटैलिक है, उसकी बॉडी से अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करना हो अमोनिया की शक्ल में, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जिसको आप देख सकते हैं कि तकरीबन 500 ml ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। भाई ये बात बहुत आसान है, हर बोर्ड में आपको देखने को मिलेगी। सिंध वाले अपने बोर्ड में देख सकते हैं, बलूचिस्तान वाले देख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये हर बोर्ड में लिखी जाने वाली बात सिंपल तो है, लेकिन इस पर एक तगड़ा और आसान सा एमसीक्यूज भी बनता है, जो बार बार रिपीट भी होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास एक बड़ी क्रूशियल चीज़ है वो लिखता है कि अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। सर, अमोनिया हाईली टॉक्सिक क्यों है? तो इसका सबसे सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि अमोनिया के हाईली टॉक्सिक होने की वजह ये है कि इसकी पानी में हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी देन अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। भाई बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट के मुकाबले में ये पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। सर, सॉल्युबल तो बाकी चीज़ें भी होती हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे लिए कैसे टॉक्सिक है? तो बेटा इसको हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेल ड्रा करता हूँ, और ये हमारे पास एक सिंपल सा सेल है। अब अगर हम इस सेल की बात करें, तो बेटा मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर ही होने वाली एक्टिविटी है। अगर एक ऑर्गेनिज्म अमोनियोटैलिक है, उसको एक्सेस ऑफ वाटर है, वो मेटाबॉलिज्म में अमोनिया रिलीज करता है, लो जी, उसके सेल के अंदर अमोनिया बनना शुरू हो गया। बट दूसरी तरफ ये जानते हैं कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर टूट भी रहा होता है, बन भी रहा होता है। और जब वाटर टूटता है, तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं जी, एक पानी से प्रोटॉन्स बन रहे होते हैं, और एक हमारे पास बन रहे होते हैं बेटा, व्हाट इज दिस, हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे होते हैं। अब अगर मैं ये अमोनिया की बात करूँ ना, तो ये अमोनिया जो सेल के अंदर बना, ये धड़ाधड़ भागता है, और पानी के टूटने से जो प्रोटॉन्स बनते हैं, ये अमोनिया उन प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट करता है, और ये अमोनिया बनाना शुरू कर देता है हमारे पास बेटा अमोनियम आयंस। सर, ये अमोनियम आयंस बन गए।
अमोनिया यूज़ हुआ, हमारे लिए ये कैसे टॉक्सिक है? बेटा आप सब लोग अक्लमंद हैं कि ये जो हाइड्रॉक्सिल, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स हैं, ये इतने क्रूशियल होते हैं हमारे लिए कि बेटा ये हमारी एसिडिक और बेसिक पीएच को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब आप खुद सोचें कि हमारी एसिडिक पीएच को मेंटेन करने वाला जो मेन चीज़ है वो तो प्रोटॉन्स हैं। उन प्रोटॉन्स को खा गया आकर अमोनिया अपने साथ कंज़्यूम कर गया। अब अगर वो प्रोटॉन्स ही ख़त्म हो गए तो आपकी जिस चीज़ ने एसिडिक पीएच बनानी थी, वो चीज़ कंज़्यूम हो गई और इस अमोनियम आयन्स के बनने की वजह से आपके मीडियम की पीएच चली गई जी, व्हाट इज़ दिस? बेसिक पीएच हो गई। अब इस बेसिक पीएच का सर हमें क्या नुकसान होगा? भाई सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, हिस्से बने होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के किसी हिस्से में एसिडिक पीएच बहुत क्रूशियल है। लेकिन उस हिस्से में एसिडिक पीएच तो क्रूशियल है बट वहाँ के प्रोटॉन्स ही खाए गए और वहाँ की पीएच बेटा चलेगी व्हाट इज़ दिस? द पीएच इज़ बेसिक। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सर अगर वहाँ पर पीएच बेसिक हो गई और यहाँ के एंजाइम को चाहिए थी एसिडिक पीएच, अब वहाँ का कोई भी एंजाइम अच्छे से फंक्शन कर नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली सर यहाँ पर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे और सेल को नुकसान होने लगेगा और सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये जी पहला जो इफ़ेक्ट आपने यहाँ पर देख लिया कि इसकी हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से हमारे पास जो पहला इफ़ेक्ट हुआ कि ये जो आपके पास अमोनिया है, ये अच्छी खासी हद तक डिस्टर्ब कर गया आपकी पीएच को और डिस्टर्ब करके आपकी बेसिक पीएच को ले गया जी, आपकी एसिडिक पीएच को ले गया बेसिक पीएच पर। ये जी आपने यहाँ पर पहला नुकसान देखा। ये जी पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं कि ये तो सेल को साइटोप्लाज्म में नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने अपने ज़हन में बिठानी है कि ये जो अमोनिया ना भूल जाएँ कि इसको किसी भी किस्म की एनर्जी यूज़ होती है सेल से अंदर और सेल के बाहर जाने में। मतलब ये जो अमोनिया है भाई आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लेना है कि ये अमोनिया ईज़िली क्रॉस कर सकता है। किसको बेटा? बात को समझें। अगर राइटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ नज़र आ रही है तो आप मेरे ऑडियो पर ध्यान रखिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ और आप समझ जाएँगे कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है। तो ईज़िली एटीपी यूज़ ही नहीं होते, एनर्जी नहीं चाहिए होती तो ये ईज़िली क्रॉस कर लेता है सेल मेम्ब्रेन को। अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का मतलब सेल से अंदर बाहर आना-जाना नहीं बल्कि सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज़ ऐसे पड़े होते हैं जिनकी बाउंड्री भी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही बनी होती है। तो ये अमोनिया उन ऑर्गेनेलीज़ में घुस जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इस दूसरे नुकसान को डिस्कस करने लगा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये अमोनिया हमारे पास घुस गया किसके अंदर? व्हाट इज़ दिस? लाइसोसोम के अंदर। अब आप में से जो समझदार बच्चे हैं भाई वो तो ये बात जानते हैं कि अगर ये अमोनिया लाइसोसोम के अंदर घुस गया तो ये अमोनिया क्या करेगा? लाइसोसोम के अंदर जो मौजूद प्रोटॉन्स हैं ये अमोनिया उनके साथ रिएक्ट करेगा। भाई अमोनिया और प्रोटॉन्स का रिएक्ट हो गया। सर क्या बना? अगेन अमोनियम आयन। सर इस अमोनियम आयन बनने से क्या होना शुरू हो जाएगा? भाई आपने सबने पढ़ा हुआ है कि लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है लाइसोसोम्स के जो एंजाइम होंगे दे स्टार्ट्स टू डीनेचर। ये भाई डीनेचर कर गया। किसको मेरा पुत्र डीनेचर कर गया? ये डीनेचर कर गया जी आपके एंजाइम्स को। एंजाइम किसके बेटा? लाइसोसोम के। एंजाइम किसके बेटा? लाइसोसोम के। जैसे ये सेंड हुआ अल्टीमेटली तो इसने अंदर जाकर उसके किसको इफेक्ट कर दिया? व्हाट इज दिस? एंजाइम्स को। डीनेचर हो गए एंजाइम। तो इसका मतलब सिर्फ सेल का साइटोप्लाज्म ही इफेक्ट नहीं होता भाई सेल के ऑर्गेनेलिज भी टकरे गए। आप सेल को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं आप ये देखें। उसके बाद जी फिर तीसरा नुकसान, अब यहाँ पर इन अमोनियम आयंस के साथ हम इस तीसरे नुकसान को जोड़ देते हैं। अब तीसरे नुकसान को अमोनियम आयन से क्या जोड़ेंगे? अब आप अक्लमंद हैं। ये जो अमोनियम आयन बने हैं ना, इनका जो बायो साइज है और आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम होती है किससे? व्हाट इज दिस? ये मैंने आपके सामने पोटाशियम लिखा। तो इसका मतलब ये अमोनियम आयन हर उस चीज़ या प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं जिसके साथ किसने बाइंड करना हो? पोटाशियम ने, क्योंकि मिमिक करते हैं ना पोटाशियम को। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पंप है, उस पंप ने किसकी ट्रांसपोर्ट करनी है? पोटाशियम की। अब यहाँ पर अमोनियम आयन अगर इस पंप से जुड़ गए तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास पोटाशियम की होने की बजाय किसकी होगी? अमोनियम आयन की। अब आप खुद अक्लमंद हैं, अगर पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट होती तो पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट बड़ा की रोल प्ले करती है, जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने में। लेकिन यहाँ पर अब पोटाशियम की नहीं ट्रांसपोर्ट हो रही, यहाँ पर अमोनियम की हो रही है।
तो यहाँ पर उस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी अल्टीमेटली इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो अगर किसी के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर पोटाशियम की जगह अगर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या ही नुकसान हो गया, भाई पोटाशियम बहुत क्रूशियल है, पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट बहुत क्रूशियल है। पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट से बेटा हमारे पास बहुत अहम काम हो रहा था, आरएमपी इस्टेब्लिश हो रहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो रहा था। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस्टेब्लिश नहीं होगा तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है न्यूरॉन की एक्टिविटी ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन को। तो खैर बेटा यहाँ पर ये तीसरी चीज़। और फिर यही नहीं, ये अमोनियम आयंस पता क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कोई को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पड़ी है, या आप सिंपल कह लें यहाँ पर कोई चैनल पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये जो अमोनियम आयंस बने, ये क्या करते हैं, ये अमोनियम आयंस इस तरह क्लस्टर बनाना शुरू कर देते हैं चैनल्स के ऊपर। वो चैनल जिनसे पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और चीज़ें बआसानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती हैं, वहाँ पर गुच्छे बनाकर कौन बैठ जाता है, अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन जब वहाँ पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद कोई भी चीज़ ना तो अंदर आ सकती है, ना कोई चीज़ हमारे पास बाहर जा सकती है। तो यहाँ तक हर चीज़ को क्रूशियल तरीके से आपने समझना है। इसके बाद मैं एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस करूँगा, उससे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लें। तो एग्जांपल आपने हर तरह से देखनी है। स्पॉन्जिस जी बहुत बड़ी एग्जांपल है, और स्लेंट्रेट्स भी बहुत बड़ी एग्जांपल हैं, और फ्रेश वाटर फिशेस भी बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं, और प्रोटोजोन। अब इनके साथ अगर सबके साथ फ्रेश वाटर्स लगे तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है। देखिए मेरीन में भी वाटर ही है, लेकिन उनको चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि वो पानी में रहते हुए भी इस तरह के माहौल में रहते हैं कि वो एक तरह की स्कार्सिटी ऑफ वाटर का सामना करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बिकॉज भाई उनको अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, और अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में। अब इन स्लाइड्स का आप अल्टीमेटली जो है वो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, अपने पास इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इससे पहले कि हम अपने अगले लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट करें, अब आपने एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी देखनी है। मैं आपके साथ ना एक एमसीक्यू शेयर करने लगा हूँ अमोनियोटैलिक में से ना। अब मैं अगर इस एमसीक्यू को आपके साथ शेयर करूं कि ये अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पर वो एमसीक्यू यहाँ पर आपसे शेयर कर देता है। मोस्ट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन को सॉरी काट देते हैं। मोस्ट इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब मोस्ट इकोनॉमिक का मतलब है सबसे ज़्यादा कफ़ायत वाला, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसा है जो एनर्जी के एतबार से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है। तो ये हम एमसीक्यू बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको जिस्म से खारिज करने के लिए कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ती है। तो जी आप अगर यहाँ पर बात करें तो पहले नंबर पर हमारे पास आता है जी अमोनिया, दूसरे नंबर पर जी हमारे पास आता है यूरिया, तीसरे नंबर पर जी हमारे पास आता है यूरिक एसिड, और लास्ट में हमारे पास आता है जी व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो अब आपने मुझे जवाब बताना है कि सर इसका क्या जवाब होगा, कि लीस्ट इकोनॉमिक भी हो सकता था, मोस्ट इकोनॉमिक भी है, हमारे पास स्टेटमेंट में मोस्ट इकोनॉमिक है। जी अब आप इसका क्या जवाब बताना पसंद करेंगे? सिंपल सा जी इसका जवाब है, इसका जवाब है जी मोस्ट इकोनॉमिक कौन सा है, अमोनिया। देखें जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पूछा गया ये आपसे, इन टर्म्स ऑफ अगर एनर्जी पूछा जाए ना तो आपका जवाब हमारे पास अमोनिया होना चाहिए, क्योंकि देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमोनिया बना, अब ये चीज़ जैसे ही बनी आपने इसको जिस्म से क्या कर दिया, व्हाट इज दिस, एक्सक्रीट। आपको किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में नहीं इसको शामिल करना पड़ा कि भाई पहले यूरिया में कन्वर्ट कर लें, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लें, उसके लिए एनर्जी कंजम्प्ट होती है ना, आपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना एनर्जी लगेगी, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना और एनर्जी लगेगी, आपने किसी चीज़ में कन्वर्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब आपको एनर्जी की कंजम्पशन हुई ही नहीं, जैसे बनी वैसे निकल गया। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आपके पास आए
तो उसका जवाब अमोनिया ही होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर जो है हम इस एमसीक्यू को ऐसे कर लेते, मोस्ट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ जो है वो वाटर, या आप यहाँ पर ऐसा लिख दें कि यहाँ पर आप मोस्ट की जगह कर दें जी लीस्ट, और एनर्जी की जगह कर दें जी, आप यहाँ पर एनर्जी की जगह कर दें वाटर। अब एमसीक्यू चेंज हो गया, लीस्ट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ वाटर। लीस्ट इकोनॉमिक का मतलब है भाई बड़ा खर्चा हो गया, पानी बड़ा लग गया, तो फिर भी जवाब क्या होना था, यूरिया, सॉरी अमोनिया। तो लीस्ट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ वाटर अमोनिया, मोस्ट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, भाई इसका जवाब भी क्या आ गया, अमोनिया। चले आगे चलते हैं, यूरियोटैलिक पे चलते हैं। अब यूरियोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी से यूरिया को रिलीज करते हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि जो यूरिया है इन टर्म्स ऑफ वाटर ये थोड़ा सा ज़रा इकोनॉमिक है, लीस्ट इकोनॉमिक था। वाटर के हिसाब से अमोनिया ये थोड़ा इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि थोड़ा कम पानी लगता है। अब देख लें 50 ml ऑफ वाटर लगेगा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ बॉडी से यूरिया की शक्ल में खारिज करने के लिए, थोड़ा कम है। अब ये तो कम पानी है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में लाजमी यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकती है जो शॉर्टेज ऑफ वाटर में रह रहे हों, जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रह रहे हों। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जी, बेटा पहले नंबर पर वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ सकते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल है। कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ वो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं जो पानी में रहते हैं। लेकिन बेटा ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, एक टेरेस्ट्रियल हो गए और एक मेरीन है, इनको शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इनके अंदर एबिलिटी होती है कि इनके अंदर अगर एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया प्रोड्यूस हो, तो ये क्या करते हैं, अपनी अमोनिया को किधर भेजते हैं जी, व्हाट इज दिस, लीवर के पास। लीवर के पास सर क्या करने जाती है, ओ भाई लीवर के पास ये इसलिए जाती है कि लीवर में इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किस में मेरा पुत्र, व्हाट इज दिस, यूरिया में। अब जाहिर सी बात है एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए है कि दो अमोनिया यूज़ होते हैं तो फिर जाकर एक यूरिया बनता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। और एनाबॉलिक प्रोसेस में आपको सीधी सीधी बात पता है भाई एटीपी लगते हैं, तो यहाँ पर एटीपी कंजम्पशन होगी, एनर्जी कंजम्पशन लगती है यूरिया को रिलीज़ करने में। तो वाटर के हिसाब से तो इकोनॉमिक है, लेकिन थोड़ा सा कम इकोनॉमिक है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एटीपी कंज्यूम होते हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है जिसमें यूरिया बनता है, इस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं, दैट इज़ नाउन एज द यूरिया साइकिल। तो ये राइटिंग में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, राइटिंग को और बेहतर हो जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन आपने ध्यान देना है मटेरियल पे, अपने ध्यान देना अपने फ्यूचर पर। सिर्फ चुप करके आंखें बंद करके काम करें, आपका मुस्तकबिल हमारे ज़िम्मे है, मेहनत बस करते रहें। तो यूरिया साइकिल के ज़रिए, और यूरिया साइकिल होता भी कहाँ पर है, लीवर पे। और ये एमसीक्यू भी आ गया जी, यूरिया साइकिल में कितने अमोनिया शंट होते हैं, दैट इज़ टू अमोनिया, यूरिया साइकिल में शंट होते हैं। बट यहाँ पर छोटी सी बात है कि याद रख लीजिएगा, यूरिया साइकिल में सिर्फ दो अमोनिया शंट नहीं होते, बल्कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का भी शंट किया जाता है। उसके बाद बेटा मैं अगर बात करूँ यूरियोटैलिक की, तो यहाँ बड़ा खूबसूरत सा एक एमसीक्यू बनता होता है, वो आगे जाकर डिस्कस कर लेते हैं। तो उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर है। और एक छोटा सा यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर लें, ये जो बहुत अहम है, ये जी 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन ये अमोनिया से तकरीबन 1 लाख गुना लेस टॉक्सिक होती है जी। कितनी, 1 लाख गुना। तो ये 1 लाख गुना लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू द अमोनिया। उसके बाद इसकी एग्जांपल भाई हम मैमल्स आ गए इसकी एग्जांपल में, शार्क्स आ गई इसकी एग्जांपल में, और बहुत से एम्फीबियंस भी इसकी एग्जांपल्स में आते हैं, और कुछ बोनी फिशेस आर आल्सो इन द एग्जांपल ऑफ यूरियोटैलिक। तो इसको आपने अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है। और इसमें एक चीज़ जो आपका टास्क है वो ये है जी, आपने अच्छे से ड्रा करना है what is this urea cycle, and you can send us the urea cycle with proper drawing। अच्छा बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे बच्चों। और तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास है यूरिकोटैलिक।
अब इसमें आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है। यूरिकोटैलिक, सिंपल वो बात सर जो किसको रिलीज करते हैं, व्हाट इज दिस यूरिक एसिड को। और सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक नाइट्रोजनस वेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वाटर। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बॉडी से रिलीज करने के लिए भाई सिर्फ 1 ml पानी चाहिए। सर इतना कम पानी, ये तो वही ऑर्गेनिज्म फिर करते होंगे जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, शॉर्टेज नहीं भाई, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो यूरिकोटैलिक वो होते हैं जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ, किस में रहते हैं जी बच्चा पार्टी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, बड़ी 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 मिकदार पानी की जो है ना इनको कम होती है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं जी। सर ऐसे कौन से जानदार हो सकते हैं अब भाई, एक वो जिनमें जिनमें कोई टकाव ना हो, ज़मीन में बैठे ना जाए, मतलब पाँव ज़मीन पे ही ना लगे। सर वो कौन से हो सकते हैं जी? सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर लिख दें, वो भाई टिकते ही नहीं है ज़मीन पे, बर्ड्स। दूसरे नंबर पर सर कौन से हैं जी? दूसरे नंबर पर बड़ी मशहूर मखलूक है जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, या ऐसे जानदार जिनका ओरिजिन डेजर्ट में है। तो ये जी इसकी एग्जांपल आ गई। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पर आप लिख लें जी, इंसेक्ट्स। सर ये तो वो जानदार है अल्टीमेटली जो शॉर्टेज ऑफ वाटर, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं। देख लें यहाँ पर पहली एग्जांपल बर्ड्स लिखी हुई है, इंसेक्ट्स लिखे हुए हैं, रेप्टाइल्स डेजर्ट वाले, गैस्ट्रोपोड्स, ये 4 एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं अल्टीमेटली जो हैं ये बिलोंग करती हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो यूरिकोटैलिक हैं। अब यहाँ पर ना एक बड़ी मज़ेदार बात आपने याद रखनी है कि यूरिक एसिड जो है कम पानी चाहिए, लेस टॉक्सिक है। अब लेस टॉक्सिक होने की वजह क्या है? लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इतना कम सॉल्युबल है कि अगर आप इसको पानी में डालेंगे बिना हाल होने की बजाय ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो पानी में चीज़ हाल नहीं ना होती, मतलब वो बिल्कुल इस साइड पे एक दफ़ा नज़र आना शुरू हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, बिल्कुल ही अलग हो जाती है। इसीलिए ये ऐसे बॉडी से रिलीज होता है जैसे सॉलिड एक्सट्रीटा, सॉलिड पेस्ट की शक्ल में, सॉलिड क्रिस्टल्स की शक्ल में बॉडी में रिलीज होता है। और मज़ेदार बात बताऊँ, इस चीज़ का फ़ायदा हमारे पास उठाते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं। बहुत से एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं जी, अपने एग के अंदर जो एम्ब्रियो पल रहा होता है ना, उस एम्ब्रियो का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या बना देते हैं जी, यूरिक एसिड। जी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एग में रिलीज़ हुआ, एम्ब्रियो को नुकसान देगा? नहीं भई, नहीं भई, वो एग के अंदर डिसॉल्व होना ही नहीं ना, वो रिलीज़ हुआ, वो किसी भी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो उस एग में साइड पे ऐसे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, जैसे वो है ही वेस्ट। और इसकी वजह से वो पलते हुए एम्ब्रियो को ज़रा सा भी कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्रूशियल याद रखने वाली है, वो ये है जी कि हमारे पास एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है, वो ऑर्गेनिज्म जो पीछे पढ़ के आए हैं जो यूरियोटैलिक होते हैं, वो भी यूरिक एसिड रिलीज करते हैं बट एज एन माइनर नाइट्रोजन स्पेस। और माइनर होने के बावजूद भी तकरीबन 24 घंटे में, जैसे हम यूरियोटैलिक हैं, हम भी 24 घंटे में तकरीबन 1 ग्राम यूरिक एसिड अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। भाई ना रिलीज होगा तो क्या होगा भाई, बड़ा मुश्किल काम होगा। अगर ये यूरिक एसिड हम मैमल्स जो कि यूरियोटैलिक हैं, जो यूरिक एसिड को नाइट्रोजन बेस मानते ही नहीं, फिर भी हम 1 ग्राम रिलीज कर देते हैं, ना करें ना, तो भाई सबसे पहला मसला हमारी बॉडी में ये होना शुरू हो जाए कि ये यूरिक एसिड कम वक्त सीधा जाए, और सीधा जाके ये यूरिक एसिड जाके जमा होना शुरू हो जाए। कहाँ पर जी? ये जमा होना शुरू हो जाए हमारे, पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज़ दिस, दैट विल स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन द जॉइंट्स। फिर दूसरी चीज़ सर ये कहाँ एक्यूमुलेट होगा? अगर आप फिर भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा करेंगे, ये मसल्स में एक्यूमुलेट होगा। आप फिर भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा करेंगे तो अल्टीमेटली ये यूरिक एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किडनी स्टोन में। पढ़ते हैं ना मैमल्स के अंदर किडनी स्टोन्स बनते हैं, और आप इवन की भी पढ़ते हैं कि जो आपको 100 पेशेंट अगर किडनी स्टोन्स के मिले हैं, तो उन 100 में से 10% पेशेंट क्या होते हैं बेटा? व्हाट इज दिस, दीज आर द पेशेंट्स ऑफ यूरिक एसिड टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों को समझें, यही चीज़ें आपके लिए क्रूशियल हैं, यही चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में आनी हैं। अब कुछ एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम पोर्टल पे कुछ एमसीक्यूज़ फेंक रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हम अपने चैनल पे फेंकेंगे।
स्टे ट्यून्ड। फिर इसका आपका एक कंपटीशन भी हम लाइव ऑर्गेनाइज करवाया करेंगे और उम्मीद है उसमें आप पार्टिसिपेट करके बहुत से एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीतेंगे। तो ये था बेटा द पार्ट वन ऑफ द नेचर ऑफ एक्सिडिटी प्रोडक्ट्स एंड द बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें से हमने अपना पहला हिस्सा नेचर ऑफ एक्सिडिटी प्रोडक्ट्स किया। होप्स हो कि आपने इसको अच्छे से ग्रैब किया होगा। इसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं आप उनको अच्छे से समझेंगे और जो भी इसके आउटकम्स होंगे वो एमसीक्यू में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम।